1914 से 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर 1। 1919 में तो ट्रीटी होगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, खत्म हुआ, 1919 में ट्रीटी होगी। यहां पे दो पावर थी, हमने पढ़ा था, कौन कौन सी? अलाइड और एक्सिस पावर। अगर कहीं पे 99 भी लिखा है ना तो ठीक है, लेकिन 18 तक ही था, वर्ल्ड वॉर 1 का पीरियड 18 तक ही था। 19 में तो ट्रीटी हुई थी, चीजें रुक गई थी, मतलब मोस्ट ऑफ द वॉर जो है वो रुक गया था 18 में ही, धीरे धीरे उसका पूरा खत्म होने में टाइम लगा था। ट्रीटी हुई थी 1919 में, इसको हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ट्रीटी ऑफ वर्साई। लिखते अलग हैं, ये बोलते अलग हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में कई ऐसे वर्ड है। तो ट्रीटी ऑफ वर्साई 1919 में हुई थी, और इस ट्रीटी से सबसे ज्यादा नुकसान जो इस कंट्री को हुआ था वो थी जर्मनी, क्योंकि जर्मनी को यह माना गया था कि जर्मनी की वजह से वॉर हुआ है, तो उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था इस ट्रीटी की वजह से। बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस थे जो उन पे थोप दिए गए थे। ऐसा वर्ल्ड वॉर दोबारा ना हो, इसके लिए हम एक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे जो 1920 में, कहीं कहीं 1919 भी मिलेगा, कहीं 1920 मिलेगा, 1920 में बनी लीग ऑफ नेशंस, जो बाद में यूनाइटेड नेशन में कन्वर्ट हो जाएगी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। ठीक है, तो ये चीजें पैरेलल में चल रही थी। तो लीग ऑफ नेशंस बना, लेकिन लीग ऑफ नेशंस जो है वो भी वॉर को नहीं रोक पाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर होगा, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है 1939 से 1945। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा, लेकिन इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने से पहले 1943 में अमेरिका एक प्रोजेक्ट चलाएगा, प्रोजेक्ट मैनहट्टन। मूवी देखी थी ओपनहाइमर? अभी पीछे एक मूवी आई थी इंग्लिश में, ओपनहाइमर, देखी थी? तो ये प्रोजेक्ट पता होना चाहिए आप लोगों को, इसी प्रोजेक्ट पे थी वो मूवी। पीछे भी एक इंग्लिश मूवी आई थी ओपनहाइमर, अभी आप समझ जाओगे क्या थी। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनहट्टन चलाया था अमेरिका ने। ये चलाया गया था एटॉमिक बम बनाने के लिए, और जो इसके पर्सन थे जो मेन लीड कर रहे थे प्रोजेक्ट को, वो थे रॉबर्ट ओपनहाइमर। नाइनटीन 1945 में प्रोजेक्ट सफल हो गया, एटॉमिक बम उन्होंने बना लिया। तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ एटॉमिक बम, रॉबर्ट ओपनहाइमर। एटॉमिक बम न्यूक्लियर फिशन के प्रोसेस पे काम करता है। फिशन मतलब टूटना, एटम्स का टूटने से जो एनर्जी रिलीज होती है, तो न्यूक्लियर फिशन के प्रिंसिपल पे काम करता है एटॉमिक बम। तो एटॉमिक बम बना लिया था। एटॉमिक बम जब तक बना तब तक सिर्फ जापान ही, हम वर्ल्ड वॉर 2 में देखेंगे, जापान ही मेन पावर बची हुई थी जो फाइट कर रहा था, बाकी सब हार चुके थे। तो अमेरिका ने अनाउंस किया कि आप लोग हथियार डाल दो, अदरवाइज हम लोग एटम बम गिरा देंगे। तो उनको लगा मजाक कर रहे होंगे, क्योंकि तब तक ऐसी कोई चीज बनी ही नहीं थी कि एटम बम हो। तो उन्होंने 6 अगस्त 1945 को पहला बम गिराया हिरोशिमा पे, और 9th वो फिर भी नहीं माने, फिर भी सरेंडर नहीं कर रहे थे जापान, क्योंकि जापान लास्ट पावर थी जो वर्ल्ड वॉर 2 में बची हुई थी, जो बीट नहीं हो रहे थे। किस चीज को? क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था। वर्ल्ड वॉर सेकंड एक्चुअल में जो वर्ल्ड वॉर हम पढ़ेंगे, वर्ल्ड वॉर में ऐसा नहीं था कि बहुत सारी पावर्स एक साथ आमने सामने थी, सब अपने पर्सनल मोटिव के लिए लड़ रहे थे, लेकिन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड वो फैला हुआ था, एक दूसरे का साथ दे रहे थे। जैसे अभी आज के टाइम पे अगर हम देखें तो जैसे वॉर चला हुआ है, रशिया यूक्रेन वॉर चला हुआ है, तो चाइना रशिया का साथ दे रहा है, इनडायरेक्ट दे रहा है, डायरेक्ट नहीं दे रहा है। ठीक है, लेकिन चाइना साथ साथ में ताइवान पे भी अटैक करने का प्लानिंग कर रहा है,
ताइवान जिसको बोलते हैं ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। और जो हमारा चाइना है वो एक्चुअल में जब हम लोग पढ़ेंगे 1950s में, माओ जेडोंग या माओ सेतुंग नाम का एक पर्सन है जो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन लेके आएगा चाइना में। कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन का मतलब कि वो ये बोलेगा कि किंग और क्वीन जो है वो गद्दी से हट जाए, जो वर्कर्स हैं उनको हम सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दे देंगे, क्योंकि ये फिलोसफी थी। वो एक बुक पढ़ेगा कार्ल मार्क्स की, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, और कम्युनिज्म लेके आएगा। तो जो मेन पर्सन थे, जो किंग और क्वीन थे, वो भाग के एक टापू पे चले जाएंगे जो आज का ताइवान है, जहां पे डेमोक्रेसी से रन होता है। और ताइवान जो है वो वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में टॉप पे है आज के टाइम पे। मैं कोई भी इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं तो मतलब वो काम की है बहुत ज्यादा। सेमीकंडक्टर्स के बिना आज के टाइम पे कुछ भी नहीं हो सकता। जो हम ये डिजिटली कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ किस पे चल रहा है? सेमीकंडक्टर पे चल रहा है, ठीक है। तो ताइवान की एक गवर्नमेंट कंपनी है जो सेमीकंडक्टर बनाने में टॉप पे है आज के टाइम पे वर्ल्ड में। तो सेमीकंडक्टर में यूएसए को भी पछाड़ दिया है ताइवान ने। तो चाइना का ये मानना है वन चाइना पॉलिसी पे कि वो तो हमारा ही हिस्सा है, उसको हम कभी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बात मैंने स्टार्ट यहां से की थी कि रशिया यूक्रेन में वॉर छिड़ रहा है तो चाइना प्लान कर रहा है ताइवान को टेक ओवर करने की। तो अगर वो भी फाइट करने लग जाएंगे तो ऐसे ही अलग अलग जगह पे सेम वे में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वो दोनों एक दूसरे को फाइट करते हैं। तो नॉर्थ कोरियन का मानना है कि साउथ कोरिया हमारा है, साउथ कोरिया डेमोक्रेसी है, नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है। तो साउथ कोरिया का साथ दे रहा है यूएसए, ताइवान का साथ भी दे रहा है यूएसए, तभी उन दोनों पे अटैक नहीं हो पा रहा है। इवन यूपीएससी ने 2019 में एक क्वेश्चन पूछ लिया था, थर्ड नाम का एक सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम है, ये यूएसए ने साउथ कोरिया के अंदर लगाया था ताकि नॉर्थ कोरिया से अगर कोई मिसाइल अटैक होता है तो वो प्रोटेक्ट किया जा सके। तो यूपीएससी ने थर्ड पूछा था कि थर्ड वाज समटाइम सीन इन न्यूज, ठीक है। तो ये क्या था? तो एंटी डिफेंस सिस्टम था। तो ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट जैसे आज के टाइम पे जुड़े हुए हैं, ताकि यूएसए साथ इसलिए दे रहा है ताइवान का ताकि सेमीकंडक्टर बनाने का जो मेन हब अगर वो चाइना के पास चला गया तो हम लोग पिछड़ जाएंगे टेक्नोलॉजी में। तो सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट पहले भी थे वर्ल्ड वॉर टाइम पे, तो वो वर्ल्ड वॉर ऐसे होते थे, तो कनेक्टेड होते थे। तो जापान जो है वहां पे उनके राजा थे हिरोहितो, ठीक है। तो वो जापानीज, इवन जो जापान ने भी कॉलोनाइजेशन किया, जापान ने हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में चाइना में कॉलोनाइजेशन किया था, और जिस तरह से लोगों को मारा था आज तक भी चाइना में उस चीज को लेकर चाइना और जापान के बीच में सेटलमेंट नहीं हुआ है। चाइनीज आज के टाइम पे भी हेट करते हैं जापानीज को, बहुत बुरी तरह से मारते थे। ब्रिटिशर्स ने तो कुछ भी नहीं किया था इंडिया में। अगर वो चीजें जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा ब्रिटिशर्स तो ठीक ही रन कर रहे थे इंडिया को, चाइनीज तो बुरी तरह से मारते थे। ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करते थे जिंदा लोगों पे जिसको आज टाइम पे देखा नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसलिए वो पर्सनल इंटरेस्ट उस टाइम, तो हिरोहितो जो था वो ये मानता था कि मैं राजा हूं, ठीक है। तो जापान सरेंडर नहीं कर रहा था, ठीक है। तो जापान को सरेंडर कराने के लिए अमेरिका ने बोला था ताकि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि आप सरेंडर कर दो नहीं तो हम बम गिरा देंगे, ठीक है। तो लेकिन उस टाइम पे उनको लगता था कि ऐसा कोई चीज होती नहीं है बम नाम की चीज, ठीक है। तो उन्होंने पहला बम गिराया 6 अगस्त 1945 को। उसका कितना इंपैक्ट होगा वो उनको भी नहीं पता था, क्योंकि वो नया नया बना था प्रोजेक्ट मैनहट्टन के अंडर में। देन सेकंड बम उन्होंने गिरा 9th of August 1945 को नागासाकी पे, और इसके बाद उन्होंने जापान ने सरेंडर कर दिया, और सरेंडर कर दिया तो 1945 में बनाया गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, ठीक है। ये सीक्वेंसिंग लिख रहे हो ना आप वर्ल्ड हिस्ट्री की, 14 से 18 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 19 में वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो ट्रीटी ऑफ वर्साई, ट्रीटी ऑफ वर्साई में बहुत सारे ऐसे प्रोविजन होंगे जो जर्मनी पे लगेंगे, क्योंकि जर्मनी को यह माना जाता है कि जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट किया था, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उस चीज को बदला लेने के लिए हिटलर जर्मनी में की सत्ता में आएगा, और वो जर्मन्स को ये यकीन दिलाएगा कि आप लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, ठीक है। और फिर दोबारा वर्ल्ड वॉर 2 वो स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और वो 1945 में जाके खत्म होगा। 1945 में अब कोई ट्रीटी नहीं होगी, अब यूएनओ की फॉर्मेशन होगी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो आज भी न्यूयॉर्क में जिसका हेड ऑफिस है। 24 अक्टूबर प्रिसाइजली, क्योंकि कई बार डेट भी पूछी गई है, यूएनओ की फॉर्मेशन होगी। अब यूएनओ जो है
कर दूं मैं ऊपर, डन। यूएनओ के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, बताओ कौन कौन से। पहले तो सेक्रेटरीट, जो मेन बॉडी जो यूएनओ को चलाती है, सेक्रेटरी कौन है यूएनओ का? एंटोनियो गुटेरेस। पुर्तगाल से ये पहले वहां पे आई थिंक पीएम थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। पुर्तगाल ने वो काम का भी नहीं है ऐसे, लेकिन पुर्तगाल के बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, शायद पीएम थे पहले वहां पे। तो पुर्तगाल के हैं एंटोनियो गुटेरेस, और अभी वो चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरी हैं यूएनओ के, ठीक है। और पुर्तगाल की कैपिटल क्या है? लिस्बन। दूसरी विंग है यूएनओ की यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसमें सब लोग जाके बैठते हैं। 193 कंट्रीज इसके पार्ट है यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 193 कंट्रीज इसके मेंबर हैं फिलहाल। देन उसके बाद यूएनओ का मेन एक ऑर्गन है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इस सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। अभी रिसेंटली अगर आप न्यूज में को देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो इलोन मस्क ने बोला है कि ये बहुत ही अब्सर्ड है कि इंडिया जो है यूएनओ का पार्ट नहीं है, यूएनओ का परमानेंट मेंबर नहीं है यूएनओ का, ठीक है। इलोन मस्क कौन है? टेस्ला कंपनी जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल बनाती है, और स्पेस एक्स, ठीक है, जो एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, उसके ओनर है, ठीक है। तो 5 परमानेंट मेंबर है। परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? 5, ब्रिटेन, यूएस, फ्रांस, रसिया, और उस टाइम पे यूएसएसआर था, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद रसिया बनेगा, और चाइना। जो ये बोला जाता है कि इंडिया को ऑफर हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चाइना को ऑफर कर दिया, रियलिटी तो पता नहीं है कि क्या था क्या नहीं, ठीक है। लेकिन ये अभी परमानेंट मेंबर है यूएनओ के। परमानेंट मेंबर का मतलब क्या है यूएनओ में? अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कोई भी प्रपोजल आता है कि भी हम 193 कंट्रीज ये प्रपोजल लेके आ रहे हैं, इनमें से कोई एक ने भी मना कर दिया तो वो उस पर विटो लगा देगा। तो इतनी पावर है इनके पास, किसी एक के कहने से पूरा प्रपोजल रुक सकता है, ठीक है। तो इनके पास विटो पावर है इन मेंबर्स के पास, परमानेंट मेंबर के पास। 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। देन उसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, इसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो गई, ठीक है। देन है इसके बाद यूएन इकोसोक, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोसोक, इकोनॉमिक से इको, सोशल से सोच लिया गया, तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। देन एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द हेग, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। द हेग, नीदरलैंड। द हेग प्लेस का नाम है, HAGUE। द हेग एक प्लेस है, ठीक है। कोई वर्ड का ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या है, नाम है किसी का क्या है, तो पूछ लो, मुझे लगेगा कि पता होगा द हेग, क्योंकि ऐसी चीज जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं की क्लासेस में गिवन है ये एसएस में, कि द हेग में आईसीजे का हेडक्वार्टर है। और यहीं पे एक और हेडक्वार्टर है आईसीसी का। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहा हूं तो नोट बना के लिख लेना, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर भी द हेग, नीदरलैंड में है। तो ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, इंडिया इज नॉट ए पार्टी ऑफ आईसीसी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की पार्टी नहीं है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को इंडिया नहीं मानता, ठीक है, लेकिन आईसीजे को मानता है। एक आईसीसी होते हैं, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्रिकेट, ठीक है, उसका मेंबर है इंडिया। आईसीसी जो क्रिकेट काउंसिल है, उस आईसीसी का मेंबर है इंडिया।
इस आईसीसी का हेडक्वार्टर है अबू धाबी, ठीक है, और इस आईसीसी का हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वाली का द हेग नीदरलैंड में, और क्रिकेट वाली का हेडक्वार्टर है अबू धाबी में, ठीक है। और अबू धाबी में एक और हेडक्वार्टर है जो हम आगे पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ये कुछ हेडक्वार्टर हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे यूएनओ का हेडक्वार्टर मैंने बताया न्यूयॉर्क में है, जो हम यूएनओ के प्रिंसिपल ऑर्गन पढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग में है, ठीक है, ये यूएनओ का ही एक ऑर्गन है। वहीं से मैंने आपको बताया कि वहां पे एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी है, लेकिन इंडिया उसका पार्टी नहीं है, इंडिया उसको नहीं मानता इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को। आईसीसी वर्ड से ही एक आईसीसी इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्रिकेट भी है, उसका इंडिया पार्टी है। इसका हेडक्वार्टर अबू धाबी में है, जो ये आईसीसी क्रिकेट वाली है। और अबू धाबी में एक और हेडक्वार्टर है जो हम पढ़ेंगे आगे, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत डिमांड है। तो एक ऑर्गन और बच गया, 5 ऑर्गन कर लिए हमने यूएनओ के। ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम ये था कि जो भी कंट्री कॉलोनाइज हैं, जैसे इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, तो 1945 के बाद जब ये बना यूएनओ, इसके बाद जो भी कॉलोनाइज कंट्री हैं उनको इंडिपेंडेंस मिले, ये इसका मेन काम था। तो प्लाऊ नाम का एक कंट्री है अफ्रीका में, 1994 में इसको इंडिपेंडेंस मिली थी। दिस वाज द लास्ट कंट्री टू बी डीकोलोनाइज्ड, और उसके बाद से ये ट्रस्टीशिप काउंसिल जस्ट मतलब नाम का है, कोई काम नहीं करता है, ठीक है। 1994 में प्लाऊ नाम का एक कंट्री है अफ्रीका में, उसको डीकोलोनाइज करवाया गया था। कॉलोनी था वो, बेसिकली अमेरिका की ही कॉलोनी था, तो उसको डीकोलोनाइज किया गया था। उसके बाद से इसका काम खत्म हो गया। अभी मेन ये 5 ऑर्गन काम करते हैं यूएनओ के, ठीक है। तो यूएनओ की फॉर्मेशन कब थी? 1945। तो उससे आगे थोड़ा सा इवेंट और बढ़ाएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, 1947 पे आएंगे। 2 चीजें हुई, इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, दूसरा वर्ल्ड हिस्ट्री में इस पीरियड को जाना जाता है कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग। कोल्ड वॉर क्या था? बेसिकली यूएसए और यूएसएसआर के बीच में पावर स्ट्रगल थी कि कौन ज्यादा पावरफुल है। यूएसएसआर यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक फुल फॉर्म है यूएसएसआर की। 15 सोवियत रिपब्लिक कंट्रीज का एक समूह था, रशिया और 14 कंट्रीज का बोल लीजिए, या 15 कंट्रीज ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था, ठीक है। वो रिपब्लिक कंट्री थी। रिपब्लिक में आप लोगों को बता चुका हूं, जिस कंट्री का हेड जो है इलेक्टेड होता है उसको हम रिपब्लिक बोलते हैं। रिपब्लिक से साइड वाला सिस्टम होता है मोनार्क होता है, ठीक है, या फिर डिक्टेटरशिप है, ठीक है। तो 15 रिपब्लिक कंट्री थी, उन्होंने मिलके 1922 में यूएसएसआर बनाया था। उसकी स्टोरी भी हम देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो यूएसएसआर और यूएसए के बीच में पावर स्ट्रगल चलती थी। यूएसएसआर रिप्रेजेंट करता था कम्युनिज्म को, यूएसए रिप्रेजेंट करता था कैपिटलिज्म को। बेसिकली कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म की फाइट थी कि कौन ज्यादा कंट्रीज को अपने साथ मिला पाएगा, ठीक है। तो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, मतलब दोनों ज्यादा से ज्यादा अलाइड कंट्रीज बना रहे थे और एक दूसरे के अगेंस्ट में सिर्फ वर्बल था, ठीक है, एक्चुअल में वॉर नहीं हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट हम देखेंगे 1949 में देखेंगे। 1949 में फॉर्मेशन होगी नेटो की। नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ एटलांटिक, एटलांटिक ओशियन जो है उसके बारे में बात हो रही है।
उसके नॉर्थ में जो कंट्रीज हैं बेसिकली उन कंट्रीज का एक समूह है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सामने लिख लेना इसे मिलिट्री ग्रुप। ये एक मिलिट्री ग्रुप है। हम लोग G20, G4, G7 ये भी पढ़ेंगे, लेकिन वो मिलिट्री ग्रुप नहीं है, ठीक है। G4 से मुझे एक चीज याद आ गई, हम ऊपर स्किप करके आ गए। एक बार दोबारा यहां आएंगे। यूएनएससी के जो 5 मेंबर हैं परमानेंट मेंबर, इंडिया इनमें एक सीट चाह रहा है, तो एक ग्रुपिंग हम पढ़ेंगे G4। इंडिया, जापान, जर्मनी, ब्राजील, ये चारों कंट्रियों ने एक ग्रुप बना रखा है कि हम चारों कंट्री को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाओ। ये चारों एक दूसरे की परमानेंट सीट को सपोर्ट करते हैं यूएनएससी में, ठीक है। अब इंडिया कब बनेगा मेंबर? जब सभी कंट्री यूनानिमसली ये मान लेंगे कि हम इनको परमानेंट मेंबर बना रहे हैं, तो सभी की सहमति की रिक्वायरमेंट है। तो हमें वैसे ही पता है कि पाकिस्तान, हमारे नेबरिंग पाकिस्तान और चाइना इस बात को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते कि इंडिया परमानेंट मेंबर बने। तो G4 एक ग्रुप पढ़ेंगे, एक G4 ग्रुप ये है, ठीक है। एक और भी पढ़ेंगे। तो ये G4 ग्रुप वो हैं जो चारों ये चाहते हैं कि हमें यूनाइटेड नेशन यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाया जाए और एक दूसरे की डिमांड को सपोर्ट करते हैं। इसके अगेंस्ट में एक ग्रुप है कॉफी क्लब, और उसका दूसरा नाम है यूनाइटेड फॉर कंसेंसस। इस ग्रुप में लगभग 40 मेंबर हैं। इस ग्रुप को बनाया था इटली और पाकिस्तान ने। ये ग्रुप इन 4 मेंबर की परमानेंट सीट का विरोध करता है कि इनको नहीं मिलनी चाहिए। तो यूनाइटेड फॉर कंसेंसस, और उसको शॉर्ट में बोल देते हैं कॉफी क्लब, ये वो ग्रुप है। क्योंकि ये ग्रुप आप पढ़ोगे तो आपको ध्यान आए कि ये चीज क्या है, ठीक है। तो कॉफी क्लब वो ग्रुप है, या यूनाइटेड फॉर कंसेंसस वो ग्रुप है जो इंडिया, जर्मनी, जापान और ब्राजील की परमानेंट सीट की मेंबरशिप को डिनाई करता है कि इनको नहीं मिलनी चाहिए। जबकि G4 कंट्री वो है जो 4 कंट्री चाह रहे हैं कि हमें परमानेंट सीट मिले, ठीक है, और आपस में सपोर्ट भी करती हैं एक दूसरे को परमानेंट मेंबर बनने के लिए। क्या कह रहे हो? पाकिस्तान स्टार्टिंग में इन लोगों ने मिलकर बनाया था, फिर बाद में बहुत सारी कंट्री ऐड होती है। तो 1949 में बना नेटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका ये मानना है कि जो भी कंट्री नेटो का मेंबर है, अगर किसी एक कंट्री पे अटैक होगा तो वो सब पे अटैक माना जाएगा। अब उसमें यूएसए पे भी है, तो ऑब्वियस है कि कोई भी उन कंट्रीज पे अटैक नहीं करने की सोचता, क्योंकि वो डायरेक्ट फाइट हो जाएगी यूएसए के अगेंस्ट में। यूएसए पावरफुल कंट्री इसलिए है क्योंकि एक तो डॉलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है। वर्ल्ड में डॉलर जो है वो रिजर्व करेंसी है, हर कोई डॉलर चाहता है, ठीक है, कि डॉलर मेरे पास हो तो मोस्ट स्टेबल करेंसी माना जाता है। हालांकि डेट पाइल बहुत बड़े हैं, डेट के भंडार बहुत बड़े हैं यूएसए के खुद के, लेकिन वो कितने भी डॉलर प्रिंट कर सकते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए एक तो ये रीजन है कि यूएसए को सुपर पावर माना जाता है। अब डॉलर को क्यों रिजर्व करेंसी माना जाता है, उसके पीछे का रीजन सबसे बड़ा एक ही है कि वहां पे रूल ऑफ लॉ है, वहां पे सब इक्वल है, ठीक है। करप्शन वाला सिस्टम नहीं चलता जैसे इंडिया में चलता है, ठीक है। नेपोटिज्म नहीं चलता जैसे यहां चलता है। तो रूल ऑफ लॉ हमेशा प्राइवेटाइजेशन को फेवर करता है। कोई भी पर्सन है, उसको कोई भी काम स्टार्ट करना है तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए कि वो कुछ भी करेगा तो अगर उसके अगेंस्ट में कोई कुछ करता है तो उसके लिए उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। तो रूल ऑफ लॉ की वजह से ही यूएसए जो है सुपर पावर है। कोई जब पूछ दे कि सुपर पावर क्यों है यूएसए, तो रूल ऑफ लॉ है, ठीक है। एग्जिस्ट करता है रियलिटी में, ऐसा नहीं है कि इंडिया की तरह की बोलने को है लेकिन एक्चुअल में नहीं है। डॉलर रिजर्व करेंसी है, और दूसरा उनकी आर्मी का जो स्पेंडिंग है लगभग 500 बिलियन डॉलर के अराउंड है, जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूं तो। इतना बड़ा है कि वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का मिलिट्री स्पेंडिंग एक तरफ है और यूएसए का एक तरफ है। उससे आप अंदाजा लगा लो कि वो कितना बड़ा मिलिट्री स्पेंडर है वर्ल्ड में, कि उसका मिलिट्री बजट वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज के बजट के लगभग इक्विवेलेंट है। तो ऑब्वियसली नेटो के साथ कोई पंगा नहीं लेना चाहेगा, इसीलिए यूक्रेन नेटो का मेंबर बनना चाह रहा है कि उसको सिक्योरिटी मिल जाएगी। यूक्रेन को बोला जाता है ब्रेड बास्केट ऑफ द यूरोप।
क्योंकि यूरोप में सबसे ज्यादा जो व्हीट का प्रोडक्शन होता है वो यूक्रेन में होता है, तो उसको ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप भी बोला जाता है। यूरोप की एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री है यूक्रेन। तो यूक्रेन नेटो का मेंबर बनना चाहता है, रसिया उस चीज को डिनाई कर रहा है, तो इसलिए वो वॉर चल रहा है। अब 1949 में नेटो बना लिया रसिया ने, सॉरी यूएसए ने, तो रसिया ने उसके अगेंस्ट में बनाया 1945 में वॉर्सो पैक्ट। कि कुछ कंट्रीज थी जिन्होंने कि भी जैसे नेटो एक अलायंस है वैसे ही वॉर्सो पैक्ट भी एक अलायंस बना। तो कोल्ड वॉर चल रहा था। 1961 में स्टार्ट हो गया था, 1941 में, 1961 में एक फिजिकल वॉल ड्रॉ की जाएगी बर्लिन में, जर्मनी की जो कैपिटल है, तो फॉर्मेशन ऑफ बर्लिन वॉल। और जर्मनी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। ठीक है, उसके बाद 1989 प्रिसाइजली 9th of November, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। उसके रीजन हम पढ़ेंगे जब वर्ल्ड हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ेंगे। एंड ऑफ कोल्ड वॉर। और ये एंड एक ही चीज के साथ हो सकता था कि दोनों में से कोई एक हार मान ले, तो यूएसएसआर को लगभग ऐसा हो गया था कि डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था 1991 में। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, और रसिया सबसे बड़ी कंट्री बनके बाहर आया था। और इसी टाइम इंडिया में क्या हुआ 1991 में, पढ़े थे हमने, इसलिए पूछ रहा हूं, कुछ ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा ना वो पूछ रहा हूं। नहीं, मनमोहन सिंह तो फाइनेंस मिनिस्टर थे। हाँ, एलपीजी रिफॉर्म हुए थे 1991 में। एलपीजी रिफॉर्म हुए थे इंडिया में। एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि इंडिया जो है क्लोज इकोनॉमी था। 1991 से, जब से हम इंडिपेंडेंट हुए 1947 से, और 1991 तक हम एक क्लोज इकोनॉमी थे। हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो 3 टाइप ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे, क्लोज इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी। अभी इंडिया एक मिक्स इकोनॉमी है। ठीक है, मिक्स का मतलब यह है कि ना ही तो हम टोटली ओपन है ना ही टोटली क्लोज है। ओपन इकोनॉमीज वो होती हैं जहां पे आप कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हो बाहर, कितना भी, और कितना भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। ओपन इकोनॉमी है। क्लोज इकोनॉमी जहां पे ना कुछ आप अंदर लेके जा सकते, ना कुछ बाहर ला सकते। आज के टाइम पे नॉर्थ कोरिया लगभग एक क्लोज इकोनॉमी है। ठीक है, हम मिक्स्ड है, गवर्नमेंट की परमिशन से कुछ चीजें बाहर जा सकती हैं, कुछ चीजें आ सकती हैं, लेकिन गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, तो हम एक मिक्स इकोनॉमी है। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये इंडिया में, इस चीज को हम पोस्ट इंडिपेंडेंस में पढ़ेंगे कि वो, इनको माना जाता है फर्स्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ इंडिया। फर्स्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म जो ये माना जाता है जिनके होने में टाइम लगा, पहले हो जाने चाहिए थे, क्योंकि यही इकोनॉमिक रिफॉर्म जब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री को, चाइना में हमसे 20 साल पहले हो जाएंगे। उसी का इंपैक्ट है कि आज चाइना हमसे इतना आगे है। ठीक है, तो वो इकोनॉमिक रिफॉर्म चाइना में हमसे पहले हो जाएंगे, हम बहुत बाद में करेंगे उनको। इवन जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वहां पे भी वो इकोनॉमिक रिफॉर्म हमसे पहले हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, मैं बताऊंगा, आप लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा, याद नहीं रहेंगे, कोई बात नहीं, मैं इसीलिए बता रहा हूं कि मैं बार बार बताऊंगा तो आप उनको याद कर पाओगे। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म साउथ एशिया की जब हम बात करेंगे तो इंडिया और एशियान कंट्री की बात करेंगे। फिलीपीन, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, सिंगापुर, ये सब साउथ एशियन कंट्री हैं।
ठीक है। इनको एशियन टाइगर भी बोला जाता है। एशियन टाइगर इसलिए बोला जाता है कि उन्होंने मिलके एक टाइम पे बहुत अच्छा ग्रोथ किया था, टाइगर की तरह भागे थे इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है। इंडिया से पहले कर लिया था इन्होंने भी वो, ठीक है। तो वो सब कुछ इकोनॉमिक्स कंसेप्ट के, लेकिन हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स वो चीजें मिली हुई हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि हिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट है। हिस्ट्री में हम पढ़ते तो यही है ना कि एक्टिविटीज क्या क्या हुई है टाइम पे। तो इस टाइम पे इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म होंगे पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में।